घर जाके पढ़े हो? टॉपिक वन आप लोग का मतलब उसमें वो बस नोट्स देखेंगे तो उसमें देखना बहुत सारे विचारक दिया होगा। मतलब उसमें विश्व के कुछ प्रमुख नेता के बारे में दिया हुआ है, प्रशासकों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो उन सब के बारे में थोड़ा सा। क्या हो तुम्हारा नोट्स का है? सुबह भी मैसेज डाला है मैंने। तो मैथ्स क्लास में नहीं आ रहे हो? ठीक है, क्लास रेगुलर करो। तब मेहनत करोगे, सीसेट फेल हो जाओगे ना तो वही कि भाई धरे धरे रह जाओगे ज़िंदगी भर। समझ गए ना भाई? मतलब सब मेहनत मेहनत करोगे, सीसेट पास नहीं हो पाओगे तो क्या होगा फिर? दिक्कत कुछ नहीं होगा, बस एक पूरा साल बर्बाद, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सीसेट यूपीएससी का इजी नहीं आता है। ठीक है, क्वालिफाइंग है 33% लाने में हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। और कभी सरल पेपर आ जाता है, कभी सरल तो कभी आता ही नहीं है। ठीक है, सरल कभी नहीं आता है, कठिन और आ जाता है। जैसे पिछले पिछले के हाँ, पिछले साल का ठीक है, पिछले के पिछले साल का बेकार था। लेकिन वही है ना कि आपको तो टफ की तैयारी करके जाना है, ताकि टफ भी आ जाए तो पास हो सको, नहीं तो फिर यूपीएससी को गाली देते रहोगे तो कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, है ना? इसलिए पहले से तैयारी रखो कि टफ से टफ पेपर भी आए तो आप पास हो सको। समझ गए ना? उस लिबरल उसको कई लोग सीसेट को लापरवाही लेके चलते हैं, बाद में फिर टाइम फिस हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सीरियसली यूपीएससी की हर चीज़ को सीरियसली लेके चलना है। चलिए, कहा कि भास्कर बाबू नहीं आए? तो पहले तो टॉपिक वन हमारा ख़त्म हो गया, तो इसको पूरा एक बार रिवीजन करना है। बस इसमें अलग से जो बताया उसको एक बार अभी पढ़ लो, अभी एक बार नॉवल टाइप का पढ़ लो, कुछ ना कुछ, है ना? नेहरू के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, अब्राहम लिंकन के बारे में। तो ऐसी भी कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। तो उसको 2 3 4 10 बार पढ़ोगे तब जाके चीज़ें याद रहेंगी कि अब्राहम लिंकन ने क्या क्या कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, उसके पैदा कब हुआ, कब मरा, क्या मरा, वो थोड़ा सा बस ऐसे ही जानने के लिए है। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा आपका जो है मेनली कि नैतिक रूप से, सामाजिक आर्थिक समाज की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आपका उसका क्या महत्व है, उनकी शिक्षाओं का क्या महत्व है, उस कंटेक्स में आपको चीज़ों को याद करके रखना है कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। आई ना बात समझ में? तो उसको एक बहुत सारे है, इतना सारा है कि उसको ठीक से पढ़ने बैठोगे तो 4 5 दिन वही लगेगा, है ना? 2 4 5 दिन में भी सिर्फ एक बार पढ़ के होगा, याद नहीं होगा। तो एक बार पूरा उसको कर लेना है, और उसको बार 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 जब भी मन करे, एक साथ मत पढ़ो, एक एक का पढ़ो, है ना? एक दिन का एक टारगेट रखो कि आज अब्राहम लिंकन ख़त्म करना, एक पढ़ लो। एक तो पढ़ ही सकते हो रोज। तो इस तरीके से एक पढ़ोगे तो क्या होगा, उसकी चीज़ें याद भी रहेंगी। नहीं तो सब एक साथ पढ़ोगे तो क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, कि अरस्तु ने कहा था, कि किसने कहा था। तो एक एक करके कम से कम उसको पढ़ते रहो, ख़त्म करते रहो। ठीक है? तो ये टॉपिक वन में आपका बस वो टॉपिक है जो नोट्स में दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। क्वेश्चन पीछे आए हुए, उसमें एक दो का नाम लेकर के पूछा हुआ है ना। सावित्री बाई फुले का समाज के लिए महिलाओं की दृष्टि से क्या योगदान, इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के बेस पे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते पहले तो। पीछे क्वेश्चन दिए होंगे, है ना? 2020 तक दिए हुए, 2021 22 23 जोड़ने पड़ेंगे। 21 22 और 2023, ये क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, है ना? उसको भी देख लेते कौन सा है, अभी मैं निकाल के बता दूंगा। तो 20 तक आपके नोट्स में दिया है पीछे, 20 तक आपके पीछे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा है आपका, मूल्यों और नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं? पढ़ा दिया है ना? लिख नहीं रहा हूँ, आपके पास नोट्स है। मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, ये पूछा हुआ है आपके जे, राइट? उसके बाद पूछा है व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। इन व्हाट वे इज द इम्पोर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विथ बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। मतलब ये कहना चाह रहा है
कि आपके पास जो भी व्यवसाय करते हैं, जो जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, तो उसमें तो आप इफिशिएंट है, सक्षमता है आप में, लेकिन इसके साथ साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है। व्यवसायिक सक्षमता के साथ साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है आपका जो है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। प्रोफेशनल आपका जो है कॉम्पिटेंट होने के बहुत के लिए भी उसके बाद में नैतिक होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन जैसे पूछा गया उसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट्स है उसके अलग अलग आंसर्स। जैसे पहला पार्ट है मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, तो मूल्य का मतलब क्या होता है बता दो, फिर नैतिकता का मतलब क्या होता है बता दो, है कि नहीं। तो मूल्य क्या बताया था, वे आदर्श है ना, आपके क्या होते हैं मूल्य, क्या होते हैं वे कुछ आदर्श होते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मनुष्य क्या करे, उसको फॉलो करे, एक्सेप्ट करे, अनुसरण करे, है ना, उसके अनुसार चले। उन आदर्शों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं, राइट। ये तो परिभाषा, लेकिन आगे डिटेल थोड़ा सा और बताना क्या समझते हैं पूछा हुआ है। तो जैसे एग्जाम्पल दे के बताओ, है ना। एग्जाम्पल जब दोगे तो इसी को यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कुछ पारिवारिक मूल्य होते हैं, कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, कुछ प्रशासनिक मूल्य हो सकते हैं, संवैधानिक मूल्य हमारे है कि नहीं। उसी प्रकार कानून के रूप में भी, कानून के द्वारा बनाए गए कानूनी मूल्य भी हमारे पास है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखो, कंपटीशन के एग्ज़ाम है, इसमें BA MA और आपको की कॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है कि जितना मन करे लिख करके आ जाओ, जो मन करे लिख के आ जाओ, पास तो हो ही जाओगे। पास नहीं होना है यहाँ पे क्या करना है, इतने इतने लोग बैठे हो, इनमें से एक ही सीट है मान लेते, तो इनमें सबसे जो बेस्ट लिखेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो एग्ज़ाम में आपका मेंस में कम से कम मान लो 15,000 लोग बैठे हैं और 15,000 में आपको बेस्ट में आना है, तो इंटरव्यू कॉल होता है 15,000 में से 3,000 का। इंटरव्यू कॉल कितने का होगा, लगभग 15,000 में से 3,000 का। तो 3,000 में से फाइनल सिलेक्शन होगा 1,000 का, मतलब 1,000 के लायक सबसे टॉप में आना है आपको, तब जा करके बेस्ट आंसर कहलाएगा। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है GS में, 10 मार्क्स के मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगभग आप 50% प्लस नंबर ला रहे हो तो अच्छा नंबर है। मतलब आप GS में यदि किसी भी क्वेश्चन में 50% प्लस नंबर मिल रहा है तो आपका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम रहेगा। तो जितना प्लस 50% प्लस रख सकते हो उतना रखना है ना। 50% प्लस ज़्यादा नहीं होता है, 10 नंबर का तो 5 नंबर मिनिमम टारगेट रखना है। उसके बाद प्लस जितना ला सकते हो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कम से कम 50% तो आना चाहिए, तब जा करके आप सिलेक्शन की लिस्ट में क्या होंगे, आपका नाम होगा। आ रही ना बस समझ में। और 50% कैसे आएगा, जब जो पूछा गया है उसको अच्छे से टू द पॉइंट भी लिखना है, प्लस रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, कुछ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, है ना, एक लगना चाहिए कि हाँ प्रशासक बनने लायक झलक दिखनी चाहिए सामने वाले चेक करने वालों को, है ना। कोई फिर से पूरा राम कहानी लिख दिए कॉलेज टाइप का, वैसे नहीं चलेगा। एकदम दूर दूर हर चीज़ क्लियर कट दिखना चाहिए, ये पूछा है इसका आंसर ये है, इसका पूछा आंसर ये है, एकदम क्लियर कट आपका जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स जहाँ यूज कर सकते हो। और थोड़ा सा कुछ अन्य से बेहतर बेहतर भी सोचना है कि सामान्य जो लिख रहे होंगे उसमें थोड़ा सा अलग क्या कर सकते हैं, तब जा कर के नंबर्स अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मूल्य और नैतिकता से क्या समझते हो। तो एक लाइन मूल्य की परिभाषा हो गई आपकी कि मूल्य का मतलब वे आदर्श जिसको आपका जो है कोई व्यक्ति या समाज के में रहने वाले लोगों के द्वारा अनुसरण किए जाने की उम्मीद की जाती है या उनको किया जाना चाहिए। आदर्श से मतलब चाहिए, राइट। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। मूल्यों की मैंने कुछ विशेषताएं बताई थी कि मूल्य अमूर्त होते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये आपका टैलेंट है कि आप मूल्य के बारे में जितना जानते हैं उसको कम से कम शब्दों में कैसे डाल सकते हैं, है ना। कई लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है आप क्या समझते हैं, इतना ही लिखा हुआ है मूल्य और नैतिकता से, तो सिर्फ परिभाषा लिख के छोड़ देंगे, तुम हमेशा अधिकांशता ऐसी करोगे।
लेकिन यहाँ पे अपना टैलेंट क्या दिखाना है कि मूल्य के बारे में जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें जानते हो उसको कम शब्दों में कम समय में, है ना, लिखने के चक्कर में इतना भी नहीं लिख लेना जानते हो करके कि फिर दूसरा क्वेश्चन छूटेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कम शब्दों में। और तो मूर्त मूल्य की परिभाषा एक लाइन एकदम कि वे आदर्श, एक लाइन परिभाषा हो गई जिसको समाज के लोगों के द्वारा अनुसरण किए जाने की क्या की जाती है, उम्मीद की जाती है। मूल्य, उसी में फिर कॉमा कॉमा लगा के मूल्य अमूर्त होते हैं, कुछ विशेषताएं बताई थी आपके। जो मूल्य क्या होते हैं आपके जो है अमूर्त होते हैं, कुछ सार्वभौमिक हो सकते हैं, कुछ स्थानिक हो सकते हैं, कुछ आपके जो है क्या होते हैं लगभग स्थायी प्रकृति के होते हैं, कुछ आपके समय के साथ चेंज होते रहते हैं, बताया था ना मैंने। तो इस तरीके से इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कर देंगे आप, मेंशन कर देंगे। या इस तरीके से एक सीधा सीधा एक कुछ नहीं लिखने का टाइम नहीं है आपके पास, टाइम ज़्यादा लगेगा, मूल्यों की विशेषताएं लिख दो और उसको अलग से स्टेप से करके दिखा दो, 3 4 5 पॉइंट, है ना, मूल्य की विशेषताएं इतने से साइड में दिखा दो, है कि नहीं भाई। और उसके बाद उदाहरण, तो उदाहरण भी जब लिखोगे तो उसको अलग अलग करके लिख लो। संवैधानिक मूल्य, प्रशासनिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य अलग से डिवाइड कर सकते हो। मूल्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं आपके, जो है परिवार में कुछ मूल्य होते हैं, वही परिवार के कुछ मूल्य समाज के भी मूल्य होते हैं, तो पारिवारिक सामाजिक मूल्य एक साथ कर सकते हो। फिर संवैधानिक मूल्य बताया मैंने, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व में संपूर्ण प्रभुत्व एक मूल्य हो गया, धर्मनिरपेक्षता एक मूल्य हो गया, समाजवाद एक मूल्य हो गया, आ रही ना बात समझ में। तो इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा। तो मूल्य क्या होता है थोड़ा सा बता दिए, और ये कुछ बेसिक चीज़ें डिटेल न लिख करके इस तरीके से डायग्रामेटिक बाजू में रिप्रेजेंटेशन कर दिए, तो उससे आपका क्या होगा, डेफिनेटली सामने वाला पूरा नंबर देगा आपको। फिर दूसरा है उसी का नैतिकता किसे कहते हैं, आपका जो है नैतिकता किसे कहते हैं। तो नैतिकता की परिभाषा भी बताई मैंने कि वे मानक, ठीक है, वे मानक या मानक नियमों और आपके जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, मानक नियमों सिद्धांतों का समूह, है कि नहीं, जिसको आपके जो है समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति उस नैतिकता के मूल्यों को क्या करे, फॉलो करे, ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, है ना। मानव के कार्य जो है उन्हीं नैतिकता के आधार पर ही निर्धारित होते हैं, क्या सही है क्या गलत है कि नहीं। तो नैतिकता की परिभाषा आपको देना है कि नैतिकता सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कुछ मानकों का समूह, कुछ मानक सिद्धांतों नियमों का, जो नहीं किताब में लिखा है नोट्स में लिखा है उसी को लाइन टू लाइन नहीं रटना है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए। नैतिकता क्या है, नैतिकता का मतलब हो गया कि समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज ने क्या किया हुआ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए हुए, कुछ मानक स्टैंडर्ड्स, मानक हर व्यक्ति को समाज में रहने वाला है तो वह अहिंसा को फॉलो करे, सत्य पे चले, झूठ कम बोले, सहयोग, एक दूसरे के साथ सहयोग करे, है ना, एक दूसरे के साथ प्यार करे, ब्रदरहुड की भावना रखे, भाईचारा हो, ये सब उम्मीद करते हैं ना समाज में हम लोग, तभी समाज में एक व्यवस्था बनी रहेगी। और ये व्यवस्था क्यों बनी, नैतिक मूल्य हम लोग कहीं ना कहीं हमको बचपन से सिखाया जाता है कि समाज में बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। ये नहीं कि निकल के ओए अंकल कहा जा रहा है, ऐसा थोड़ी बोलते हो, सिखाया जाता है कि अंकल है तो पहले विश करो, तहजीब से बात करो उनके साथ, है कि नहीं। तो ये सब आपको सिखाया जाता है। तो ये मूल्य की विशेषताओं में यहीं पे डाल, मूल्य की विशेषताओं में कि मूल्य अर्जित होते हैं, ये सब 3 4 5 10 पॉइंट बताया था मैंने, तो ये विशेषताओं में डाल दीजिए। फिर नैतिकता की परिभाषा हो गई, तो ये नैतिकता से आप क्या समझते हैं, ये हो गया आपका जो, और नैतिकता का जरूरी क्या हो हमारे लिए, समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो नैतिकता की परिभाषा भी हो गई आपकी जो, तो एक तरह से एक क्वेश्चन का पार्ट कवर हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्यावसायिक सक्षमता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, है ना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में के साथ साथ नैतिक होना क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन है। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन का मतलब होगा अपने प्रोफेशन में आप बेस्ट है, अपने प्रोफेशन में आप क्या है, बेस्ट है, लेकिन बेस्ट होने से ही काम नहीं चलेगा, है ना, बेस्ट होने से ही काम नहीं चलेगा। तो बेस्ट होने के साथ साथ यदि आप नैतिक है, अपने काम को इंटीग्रिटी के साथ करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, जो भी आपने प्रॉमिस किया उसको पूरा टाइम पे पूरा करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपके जो है समाज के लिए
अच्छे होंगे, है ना। आप है तो कॉम्पिटेंट, लेकिन पता चल रहा है कि टाइम पे नहीं आ रहे हो, पंचुअल नहीं। जैसे मान लिया जाए कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट मैनेजर यहाँ पे नियुक्त कर दूँ, ठीक है, जो दिमाग से बहुत अच्छा है, लेकिन पता चला टाइम से नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरे पीछे कुछ और गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो उस कारण से उसको तो जो नुकसान होगा बाद में होगा, संगठन को पहले नुकसान होगा, है ना बात समझ में। तो यहाँ पर व्यवसायिक सक्षमता होने के साथ साथ नैतिक होना जरूरी इसलिए है, तभी जो है समाज में और जिस संगठन से वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है या खुद का बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, तभी तो ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा, है ना। कितने दिन आप किसी ग्राहक को बेवकूफ़ बनाओगे। इसलिए कुछ दुकानदार चलते नहीं है, कुछ दुकानदार ईमानदारी से काम करते हैं। उनके पास जैसे मान लिया जाए हम लोग कई सारे सामान जो फ़ोन करके मंगाते हैं, एक आध बार आपने कम तौल के दे दिया कि कौन देखता है ना। आज नहीं तो कल पता चली जाता है, एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ सामान कम दे रहा था, हम उसके बाद अगली बार से उसके पास मंगाएंगे क्या? नहीं मंगाओगे। लेकिन एक बार जिसने ईमानदारी से 2 3 4 लग रहा है ईमानदारी से दे रहे, तो हम होल लाइफ उसी से मंगाएंगे। जैसे आप किराना का सामान हमारा देखेंगे तो एक पर्टिकुलर दुकान से ही जाता है, क्योंकि विश्वास बन गया तो वही से जाता है। आपके जो हम ये भी नहीं देखते रेट सही लगा रहा है गलत लगा रहा है, तो वो तो बिल बना के देता है, उसको काउंट भी नहीं करते कि सही जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, क्योंकि एक विश्वास। और लेकिन उसके लिए फ़ायदेमंद क्या है कि हर महीने का उनका परमानेंट ग्राहक बन गया मैं, तो हर महीने मेरे से कम 1,000 रुपये वो मेरे राशन से कमाता होगा, राइट। तो एक उनकी पर्सनल क्या हो गया, आपकी फिट इनकम हो गई। तो इस तरीके से यदि आप व्यावसायिक रूप से सक्षम हैं लेकिन नैतिक नहीं हैं, तो आप खुद का भी नुकसान करोगे, समाज का भी नुकसान करोगे, और डेफिनेटली आप उतने सफल नहीं हो पाओगे, लाइफ के लिए भी और समाज के लिए भी। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होने के साथ साथ प्रोफेशनल एथिक्स भी होना चाहिए, है ना। डॉक्टर है अच्छा है, लेकिन मौका मिलते ही कभी ज़्यादा फीस ले लेता है, कभी कुछ गड़बड़ दवाई दे देता है, या फिर जबरदस्ती ज़्यादा दवाई लिख देता है। तो अच्छी बात है क्या, उसका इलाज ठीक है, लेकिन जबरदस्ती महंगी दवाई लिख दे रहा है, जबरदस्ती ज़्यादा दवाई लिख दे रहा है, कमीशन बने उसका करके, जबरदस्ती आपको 2 3 बार बुला रहा है जबकि एक बार में ठीक हो सकता था। तो 1 2 बार वो में आप हर इंसान क्या हो जाएगा, समझ जाता है कि सामने वाला कहने के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आपको बेवकूफ़ बनाया तो अब 3 लोग को और बताओगे यार उसके पास मत जाना। तो चीज़ें कैसे चलती है समाज में, कभी भी अनैतिक चीज़ें। इसलिए आज भी समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, तभी समाज टिका हुआ है। बुराइयां फैलाने वाले, जिस दिन बुराई ज़्यादा हो जाएगी उस दिन समाज और ये देश दुनिया खत्म हो जाएगी। इतना नेताओं और बाबाओं के द्वारा कोशिश की जाती है कि समाज में क्या हो, टूट पड़े, उसके बाद भी समाज चल रहा है, कुछ जगह प्रभाव पड़ जाता है उसका जो। तो इस तरीके से तो यहाँ पे व्यावसायिक सक्षमता होने के साथ साथ नैतिक होना क्या है आपका जो है जरूरी है, क्योंकि नैतिक रहेगा तो खुद का भी, उसका सबसे पहले तो खुद का फायदा होगा, खुद की लाइफ टेंशन फ्री रहेगी। क्योंकि अब जब ईमानदारी से इंटीग्रिटी के साथ काम करते तो कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। जहाँ 1 रुपये की चोरी करो मन खटकते रहेगा, पकड़ा गया तो अंदर से मन हमेशा परेशान और खटकते रहेगा कि किसी ने बता दिया तो, किसी ने देखा तो नहीं, सीसीटीवी तो नहीं है, समझ रहे ना भाई। लेकिन जो ईमानदार है उसके लिए सब चिंताएं नहीं होती है। तो चिंता रहेगी तो फिर आपका शरीर खराब होगा। तो इस तरीके से पहले तो खुद का फायदा है, फिर समाज के साथ जो आपके संबंध है वो अच्छे बनेंगे, सामाजिक संबंध, क्योंकि आप अच्छे इंसान है, अच्छे व्यक्ति, नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति है। यदि आपका प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन में भी आपका क्या बनेगा, प्रोफेशन किससे चलता है, संबंधों से चलता है, विश्वास से चलता है। आप कितने भी इफिशियंट हो लेकिन विश्वास नहीं है आपके पास, तो कुछ दिनों बाद न वकील, सीए, चाहे डॉक्टर, चाहे कोई भी चीज़ मेरे पास, यदि मैं अपना काम ईमानदारी से न करूं तो डेफिनेटली आपका जो है क्या होगा, एक बैच 2 बैच कुछ बच्चों को बुद्धू बना सकता हूँ, बाकी तो आगे सब लोग जाके फैलाओगे नहीं, अच्छा नहीं पढ़ाती है तो ऐसी बस है ना। एक आध दो तो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। समाज में या क्लास में या घर में भी देखोगे, कितने भी अच्छा घर हो, एक आध ऐसा रहेगा जो अनसेटिस्फाइड रहेगा, है कि नहीं। वो परिवार में भी होता है, उसी प्रकार हमारे हर प्रोफेशन में होता है, हर ग्राहक में भी एक आध दो ग्राहक आपके क्या होंगे,
अनसेटिस्फाइड रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कोशिश हमारी क्या होती है, मैक्सिमम हम लोग सेटिस्फाइड रहे। एक दो अनसेटिस्फाइड है तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि अनसेटिस्फाइड न रहे, लेकिन जिसको होना है अनसेटिस्फाइड तो उसको कुछ नहीं कर सकते आप। घर में खुद देख लो, एक आध दो ऐसे होंगे जो चाचा ताऊ, ठीक है, बुआ फूफा, जो हमेशा कुछ ना कुछ न चाहते हो भी जबरदस्ती तनाव देते रहेंगे, टेंशन, लेकिन संबंध है तो कभी कभी झेलना भी पड़ता है कि नहीं। तो हर प्रोफेशन या हर संबंधों में एक आध घर में ऐसा मिलेगा, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम क्या करें, आपका जो मैक्सिमम लोग को सेटिस्फाइड कर सके, तभी आप क्या रहेंगे, आपका सक्सेसफुल कहे जाएंगे। आगे बस समझ पहला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आंसर लिखना है ना। टेस्ट होगा अभी, एक दिन पूरा पढ़ लो, एक दो दिन अभी, कभी भी ले लूंगा मैं, क्योंकि तुम लोग को बताऊंगा ना, तुम उस दिन गायब हो जाओगे सब। ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक 1 खत्म हो गया हमारा। सिलेबस का जो टॉपिक 1 है ना हमारा, क्या होगा, वाइट नहीं दिख रहे, ठीक है। सिलेबस का हमारा टॉपिक 1 क्या हो गया है, तो इसका एक टेस्ट होगा, फिर टॉपिक 2 हम उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले टॉपिक 1 पूरा रिवाइज कर लो, है ना। 2 दिन आपके पास टाइम है, आज कल परसों। सैटरडे को टेस्ट होगा, और जो नहीं आएंगे उसका फिर अगले सप्ताह भर क्लास अलाउड नहीं होगी, ठीक है। जो नहीं आएगा उसके अगले सप्ताह भर क्लास पढ़ो, घर में बैठ के देना, ऑनलाइन लिख के घर से भेजना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो एथिक्स मेंस नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। उनको उनको छोड़ देना है अभी, जितना पढ़ाया उतना है ना। जो हाँ उसमें शिक्षा बस मिला, तो वो वाला भी छोड़ दो। महान विचारक नेता, तो एक एक करके तैयार करते रहना तुम लोग। नहीं वो वाला नहीं होगा। उसके पहले जितने भी टॉपिक्स है सिलेबस में पढ़ाया है मैंने, क्लास नोट्स में, क्लास में कुछ वीडियोस जिसके छूट गए, वीडियोस जाके देख लेना, रात दिन बैठ करके थोड़ा सा प्रेशर लेकर के, ठीक है। तो सैटरडे को टेस्ट होगा, लेकिन जो नहीं आएगा अगले पेनाल्टी से अगले नेक्स्ट एक वीक पूरा का पूरा क्लास अलाउड नहीं होगी, ये भी बता दे रहा हूँ। कौन घर जाने वाला है, वो फिर बहाने ही मारोगे तुम लोग। सैटरडे क्लास रहती तो नहीं आते, सैटरडे क्लास रहती तो नहीं आते, ठीक है। हाँ, चलो जो भी है, घर में हो तो घर से दो, संडे को दो, है ना। संडे को घर में बैठ के दो, कॉपी लेके जाना, वहाँ से लिख करके स्कैन करके भेजना। तो आपके पास सैटरडे संडे दो में से, ठीक है। हाँ तो सैटरडे को है, बाकी लिख करके भेज देना, नहीं तो एक वीक क्लास अलाउड नहीं करूँगा, ये बता दो, कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। हाँ कौन सा, इकोनॉमिक्स का अभी बेसिक वाला तो रिपीट नहीं होगा, जो संडे संडे करके कंप्लीट करो उसको। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंस का चलेगा, और लेकिन मैंने कहा कि अभी पढ़ लोगे तो आगे इकोनॉमिक कब चलेगा अभी पता नहीं, क्योंकि इथिक्स खत्म होगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा, वो तो चलेगी क्लास दोबारा, लेकिन प्रॉब्लम उसके चक्कर में नहीं रहना। संडे संडे एक दिन आके कर लोगे तो अभी तुमको कई सारी चीज़ समझने में फ़ायदा करेगी, है ना। अभी करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमी के जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होती है, पूरा इकोनॉमी को, हम भारत की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों क्या है, मतलब ये समझ में आएगा, है ना। इकोनॉमी के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, समझ गए ना भाई। तो पूरा बेसिक्स आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में क्लियर हो जाएगा। तो उससे क्या है कि करंट वरेंट समझने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। इसलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें को चला रहा हूँ। अब सर क्या अब सबको एक साथ पढ़ाना तो संडे ही मिलता है मेरे पास, तो फिर हाँ यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे लाइव रहती है। यूट्यूब पे भी दोनों दो या तीन क्लास, दो ही तीन क्लास, इस बार 2 ही घंटे की हुई थी। चलिए तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। मूल्य के बारे में फिर से क्वेश्चन है कि कुछ मूल्य जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कुछ मानवीय मूल्य
सर्वव्यापक व शाश्वत है। राइट। इस संबंध में आप अपनी धारणा तर्क देकर बताएं। तो कुछ लोग मानते हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार, तो इसका भी आंसर हमने पूरा डिस्कस कर चुके है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा है मैंने। समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है मानते हैं, और कुछ मानते हैं कि आप कह जो सर्वव्यापक और क्या है आपका शाश्वत है। सर्वव्यापक मतलब सभी जगह है, एवं शाश्वत है मतलब इटर्नल है। शाश्वत का मतलब निरंतर चलने वाला है, हमेशा बना रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये मूल्य बने रहेंगे, है कि नहीं। तो इसका भी आंसर आराम से लिख लोगे। तो डेफिनेटली कुछ मूल्य तो दोनों ही मान के चलना है कि डेफिनेटली बोलना है कि हाँ कुछ मूल्य ऐसे हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं, चेंज होते हैं, चेंज होते रहेंगे। लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं जो हमेशा हर जगह मिलेंगे, शाश्वत होंगे, जैसे सत्य, अहिंसा। हर समाज में हर कोई चाहता है कि सत्य अहिंसा हो, प्रेम भाव, ब्रदरहुड, भाईचारा, ये सब चाहेंगे ना, हर जगह मौजूद हो, ताकि तभी तो समाज में एक व्यवस्था बनी रहेगी, सहयोग, कोऑपरेशन। तो ये सब ऐसे मूल्य जो सभी जगह मिलेंगे और सभी हमेशा बने रहेंगे, तभी मनुष्य का अस्तित्व, समाज का अस्तित्व क्या रहेगा आपका, बना रहेगा, है कि नहीं। हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, परमानंद चाहता है। तो ये मूल्य हमेशा बने रहेंगे। हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है, परमानंद की प्राप्ति, है ना। मोक्ष का मतलब यहाँ पे परमानंद की प्राप्ति, है कि नहीं। तो ये सब मूल्य ऐसे जो हर जगह रहेंगे। कुछ मूल्य जो समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते, शाकाहार, मांसाहार, है ना। महिलाओं के प्रति जो मूल्य है, दृष्टिकोण, ये समय स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अभी चले जाओ अफगानिस्तान में, मुस्लिम कंट्रीज में तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, विकसित देशों में अलग है थोड़ा सा। हमारे यहाँ भी स्थिति सुधर रही है कि नहीं। तो शाकाहार, मांसाहार, महिलाओं के प्रति, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताया था मैंने, समय के साथ चेंज हुआ है, कई जगह चेंज हो रहा है, कई जगह चेंज हो चुका है, बताया था। आप क्या जो है थर्ड जेंडर के बारे में, चीज़ें चेंज हो रही है धीरे धीरे समय के साथ। पहले हम उसको समाज का हिस्सा नहीं मानते थे, अब उसको समाज के हिस्से के रूप में स्वीकार कर रहे। वो भी चुनाव लड़ रहे, वो भी उनको पढ़ने लिखने और रोजगार के अवसर के लिए कानून बन रहे। तो समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहे। पहले नहीं मानते थे, अब उनको भी रिस्पेक्ट और देने की ज़रूरत है कि नहीं। समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज हो रहे हैं। और बताओ एग्जाम्पल जल्दी से, तो अपना भी दिमाग चला लो भाई, इसमें तो चला ही सकते हो। हाँ हाँ, पहना ओढ़ावा भी ठीक है। पहनने वनने का जो आपके जो जो आपके जो पहनने के मूल्य, वो भी समय के अनुसार। हाँ, बुद्धि का विकास, बुद्धि मूल्य थोड़ी है यार। मूल्य क्या है, मूल्य देखना है ना, बुद्धि मूल्य थोड़ी है। बुद्धि तो एक आपका शरीर का एक क्या हो गया, आपका जो है चिंतन विचार करने का एक क्या हो गया, हिस्सा हो गया बुद्धि जो है। हाँ, मूल्य के बारे में बात हो रही कि मूल्य अभी कौन से मूल्य जो समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं, है ना, उनके बारे में सोचना है। मूल्य का मतलब वे आदर्श जिनको समाज क्या करता है, हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। आ रही बात समझ में। और बताओ ना, कुछ सोचो। और ठीक है, वो मदिरा पान, दारू पीना मत लिखना, मदिरा पान या वाइन, ठीक है, वो भी मूल्य है अलग अलग। और इसका क्या बोल रहे हो। हाँ, ये सब चेंज हो गया। सती प्रथा, बाल, है ना, बाल विवाह के मूल्य सब हो गया। छुआछूत था पहले समाज में, अब छुआछूत खत्म होते जा रहा है। अनटचेबिलिटी वाला मूल्य खत्म होते जा रहा है, खत्म हो चुका है कानूनी रूप से, ठीक है। ठीक है, 3 तलाक था पहले, अब खत्म। अब 4 शादी वाला है, वो भी कुछ समाज में है, कुछ समाज में नहीं है कि नहीं। और क्या, हाँ, कास्ट सिस्टम है, धीरे धीरे वो भी समय के साथ अंतरजातीय विवाह वगैरह, अंतरजातीय एक्सेप्टेंस वगैरह ना। तुम्हारा मेरा वीडियो देखने के हमारे पापा मम्मी देखेंगे ना, बोलेंगे सर गलत वो दिखा रहे हैं तुम्हारे पापा मम्मी लोग देखेंगे कि अंतरजातीय विवाह वगैरह को बढ़ावा दे रहा हूँ, तो फिर
भेजना बंद कर देंगे। ठीक, कुछ भी चीज़ में देखो, मैंने कहा किसी भी चीज़ में 100% गलत और 100% सही नहीं है। वो आपके, मैंने कहा पहले गर्ल्स हो चाहे लड़के, गर्ल्स लड़के तो कुछ कर ही लेंगे। गर्ल्स लोग के सबसे पहले इम्पोर्टेंस है आप क्या जो है अपने पैर पे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। अपने पैर पे जब तक खड़े नहीं रहोगे तब तक कोई भी डिसीजन लेना खतरे से खाली नहीं है ना। आप आसपास जो हो रहा है उसको देखो, समझो, सोचो क्या सही है क्या गलत है उसको। तो जब आप में ये समझ में आ जाए कि भावनाओं में बह कर डिसीजन नहीं लेना है, हमेशा भावनाओं में, गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हर एंगल को सोचना है, प्रैक्टिकल भी होना है, क्योंकि भावनाओं से दुनिया नहीं चलती है ना। पेट भरने के लिए आप क्या जो है मेहनत और कमाना पड़ता है, समझ गए ना। तो इसलिए इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किससे कब कैसे कर वो उस पर डिपेंड करता है। अब जो अभी खुद से सोच संभाले नहीं है और जोश में आकर के, ठीक है, जैसे मेरे ही रिलेटिव्स में ससुराल पक्ष से, नाम वो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक है आपके बच्ची है, वो 20-21 साल की थी, गलत डिसीजन ले लिया, भाग करके शादी कर ली। और ये ठीक ठाक पली बड़ी अच्छे घर में, ठीक है, पापा प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए, फिर नेता पॉलिटिक्स में भी थे। अब वो कर ली किसी गरीब गरीब लड़के से। 2 दिन सब अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इकलौती थी तो पापा के लाड़ प्यार में ज़्यादा पड़ी बड़ी थी, चीज़ें समझी नहीं। पापा फिर एक्सपायर भी कर गए थे, तो इस कारण से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब भी हो गई थी, राइट। अब 2 दिन में समझ में आ जाएगी कि उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं, उसके घर में रहना पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद वो लाइफ 2 दिन में ही स्पॉइल हो गई उसकी पूरी की पूरी। तो कभी भी भावनाएं और जोश में बह करके काम पूरा देखो, समझो समझो भैया। देखो, बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं चलनी है। बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन इतना तो हो कि कम से कम आपको रोजी रोटी अच्छे से रहने, खाने, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ कम से कम अच्छे स्टैंडर्ड के मिले। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। तो इमोशंस, भावनाएं, वो सब चीज़ अपनी जगह है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। भावनाओं में आकर के डिसीजंस और गुस्से में डिसीजंस नहीं लेना होता है। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को जो है। तो ये भी क्वेश्चन इजी था बहुत, कि कौन से मूल्य, तो अपने तर्क देने, डेफिनेटली कुछ मूल्य समय के अनुसार चेंज होते हैं और कुछ मूल्य हमेशा बने रहेंगे, चाहे जब तक सूरज चांद पृथ्वी है तब तक, मनुष्य है तब तक, ये सभी मूल्य क्या होंगे, हमेशा बने रहेंगे। रिस्पेक्ट, क्योंकि तभी समाज बना रहेगा। ये मूल्य खत्म हो जाएंगे तो फिर पृथ्वी नहीं बचेगी, एक दूसरे को बम फोड़ते रहेंगे हम लोग, ठीक है। जब ये मूल्य नहीं रहेंगे, सत्य अहिंसा ये सब मूल्य खत्म हो जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से लिख लोगे। चलिए, उसके बाद आपका है, मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, लोक प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन मिला आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन है ना, पीछे लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रोमोट इन ह्यूमन लाइफ, व्हाई इज इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है। आपका जो है क्वेश्चन ये बताना, पूछना चाह रहे कि मानव जीवन है आपका, तो मानव जीवन में नैतिकता ठीक किस बात की, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले, है ना। सीधा क्वेश्चन लेके टूट मत नहीं पड़ना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर लिखना है। किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, प्रोमोट मतलब प्रोन्नति समझते हो ना, ठीक है, प्रोन्नति प्रोमोट करने की चेष्टा करती है। किस बात की, किसको मतलब किस चीज को क्या करती है, आपका जो बढ़ावा देती है। प्रोन्नति का मतलब क्या हुआ कि मानव जीवन में नैतिकता, जैसे शब्द कठिन लिखा हुआ है ये वाला, तो उसी का सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द सोचना है और उसका सही मीनिंग या सही समझ विकसित करनी है ना। प्रोन्नति से उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसी में हम इसके स्थान पे बढ़ावा, प्रोन्नत करने का मतलब क्या हुआ, बढ़ावा देना, है ना। आप क्या जो उन्नति करना या एक प्रमोशन का मतलब क्या होता है,
पद की उन्नति होती है, लेकिन यहाँ प्रोमोट की बढ़ावा ज़्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा कि मानव जीवन में नैतिकता किस बात को क्या करता है, बढ़ावा देता है, किस बात की प्रोन्नति करता है, किस बात को प्रोमोट का मतलब ह्यूमन लाइफ बढ़ावा देता है। एक पार्ट ये हो गया, आगे ना बस समझ में। तो सोचो इसके बारे में, पहला आंसर, फिर लोक प्रशासन में आते, दूसरे वाले पार्ट में आएंगे। तो मानव जीवन में नैतिकता किन बातों को प्रमोट करता है, किन बातों को बढ़ावा देता है। सिस्टमेटिक सोचना है। जैसे मैं आप लोगों को जो नोट्स पढ़वाता हूँ ना, उसको जब भी कोई क्वेश्चन आए तो कैसे सोचना है, पहले तो जाओ कि सिलेबस में कहाँ पे था ये क्वेश्चन, किसका संबंध है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, पहले सोचो, और फिर वहाँ जो पढ़ाया था उसके बारे में सोचो। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे नैतिकता के बारे में पढ़े थे, तो हमने नैतिकता का महत्व पढ़ा होगा, नैतिकता का कहीं ना कहीं महत्व पढ़ाया होगा मैंने, तो आज से इसका आंसर निकल आएगा नैतिकता का। बस वहां पे हमने नैतिकता का महत्व लिखा था, उसी को क्वेश्चन में क्या बना दिया कि मानव जीवन में किस प्रकार से यह हमें क्या करता है, आप क्या जो है प्रोन्नति या बढ़ावा देता है मानव जीवन को जो है। तो नैतिकता के महत्व के जितने पॉइंट्स है सब आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा प्रिंटेड नोट्स उसी में एक सपोर्ट के लिए क्लास में जो कराया जाता है वो हम सभी क्वेश्चन वगैरह देख करके जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो किसी क्लास नोट्स हमेशा और क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले ही कहा आप लोग को। तो नैतिकता का महत्व जब पढ़ाया होगा तो इसमें हमने देखा होगा कि पर्सनल व्यक्तिगत, आपके व्यक्तिगत रूप से क्या महत्वपूर्ण है, आप इंडिविजुअल के रूप में नैतिकता का क्या महत्व है, और फिर समाज की दृष्टि से क्या महत्व है। आ रही बात समझ में। ऐसे कुछ पढ़ाया होगा मैंने। नैतिकता का महत्व जब हम पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, या मूल्यों का महत्व भी पढ़ेंगे, तो मूल्य का महत्व भी लगभग, मूल्य का मतलब ही क्या है, नैतिकता से है। मूल्यों का महत्व पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो वही पॉइंट सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर बाद में देख लेना, घर जाकर रिवीजन करना। अब यहाँ पे सोचिए, अब बिना पढ़े भी सोचो। क्वेश्चन समझ में आ गया कि मानव जीवन में नैतिकता किस प्रकार से महत्वपूर्ण हमारे लिए रोल प्ले करती है, हमारे जीवन को कैसे अच्छे से प्रोन्नत मतलब अच्छा बनाती है कि नहीं। तो व्यक्तिगत महत्व क्या है नैतिकता का, ठीक है। आप यदि नैतिक है तो मैंने अभी कहा ना कि आप टेंशन फ्री तनाव मुक्त जीवन रहेगा आपका। यदि आप नैतिक जीवन जीते हैं तो आपको चिंता ही नहीं किस बात की, आपने कुछ गलत किया नहीं, तो मानो अब क्या रहेगा, आप तनाव मुक्त रहना है आपको। जो मैंने कहा ना, 1 रुपया भी चोरी करोगे घर के पापा के पर्स से, मम्मी के पर्स से, तो टेंशन बना रहता है कि मम्मी के पापा को पता चल जाएगा तो फिर ठुकाई पिटाई कुछ हो सकती है, होती नहीं। कुछ भी गलत काम करो तो अंदर से थोड़ा सा एक, तो तनाव मुक्त, पहली बात तो व्यक्तिगत फायदा क्या है कि आपका जीवन क्या होगा, तनाव मुक्त होगा। तनाव मुक्त होगा तो स्वस्थ जीवन भी होगा, बीमारियां उमारियां आपकी नहीं होंगी। ठीक है, हाँ आते। तो इसमें व्यक्तिगत और क्या फायदे होंगे व्यक्तिगत रूप से, आपको जो है बहुत क्या होंगे आपके पास कि समाज में कैसे व्यवहार करना है पहले से सुनिश्चित होगा, है ना। समाज में हमें किस प्रकार के बिहेव करना है, कब किससे कैसे बात करनी है, व्यवहार आपका क्या होगा, सुनिश्चित होगा। कंफ्यूजन नहीं होगा, डेलीमा नहीं होगा। आ रही ना बात समझ में। नो कंफ्यूजन, नो डेलीमा किसी प्रकार का। व्यक्तिगत रूप से आप सही निर्णय ले पाएंगे। नैतिक सही या गलत क्या है, नैतिकता की दृष्टि से सही गलत का सही निर्णय लेने में क्या होंगे आप, नैतिकता आपको सही निर्णय तक पहुंचाने में हेल्प करती है। नोट करो पॉइंट भाई, एग्जाम अभी तो लग रहा होगा सब हाँ लिख लेंगे। अब अभी तो बोला पूछे, एक भी पॉइंट नहीं बता पाते हो। कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते रहा करो, ये सब भी काम आएंगे। बाकी जो नोट्स में लिखा होगा तो लिखा ही होगा, नोट्स में तो सिर्फ आधार मिलता है, बाकी फाइनली एग्जाम में हम पढ़ते हैं तो एग्जाम में जो आंसर लिखते हैं वो अंदर जो समझ होती है उसी के अनुसार यहाँ पॉइंट्स निकलेंगे। रटा रटाई चीज़ वहाँ पे याद नहीं आती है। आई ना बस समझ में। तो इस तरीके से नैतिकता हमारे पर्सनल लाइफ में इन सबको क्या करती है, कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। आपके अन्य लोगों के साथ संबंध क्या होंगे, आपके अन्य लोगों के साथ संबंध, आपके सामाजिक संबंध अच्छे रहेंगे जब नैतिक व्यक्ति है आप, तो जो है तो समाज में आपकी तरक्की होने की संभावना
है ना। चिंता मुक्त है तो आप सफल भी लाइफ में सफल रहेंगे। चिंता मुक्त है, तनाव मुक्त है, सफल रहेंगे, आप लाइफ में सफल रहेंगे, समाज में सफल रहेंगे, जीवन में सफल रहेंगे, खूब तरक्की करेंगे। सब आ जाएगा पॉइंट्स, ओपन पॉइंट्स है। अब समाज की दृष्टि से नैतिकता का क्या महत्व है, तो डेफिनेटली समाज भी आपको क्या करेगा, सम्मान देगा। सम्मान से आपको, समाज से क्या मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, राइट। आपका जो है समाज में आपको महत्वपूर्ण पद मिलेंगे। अब नैतिक है तो सबके साथ, फिर से यहाँ पे सामाजिक संबंध यहाँ पर भी आ जाएगा। सभी के साथ संबंध आपके क्या होंगे, सामाजिक संबंध मजबूत रहेंगे। समाज में एक व्यवस्था, कई लोग के लिए आप आदर्श के रूप में काम करेंगे। आप लोग को आपको देख के कई लोग सीखेंगे ना भाई। समाज में एक आदर्श के रूप में आप स्थापित रहेंगे, अन्य लोग भी देख करके आप क्या करेंगे, आपका एपीजे अब्दुल कलाम से हम सीखते, आज भी पढ़ते। जो भी समाज के अच्छे लोग हैं उसको देख करके आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो, आदर्श के रूप में आपको देखा जाएगा। और समाज के लिए नैतिकता का क्या महत्व है, समाज में हमेशा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में आपका योगदान होगा, है कि नहीं। खुला टॉपिक है, अब आगे बस समझ में। मैंने कहा यूपीएससी को थोड़ा सा ठीक से पढ़ के समझ के थोड़ा ध्यान रख के पढ़ लोगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते कि आपको परेशान होना पड़े, है ना। लग रहा है ना आप आराम से मतलब ऊपर लग रहा है, लेकिन जब लिखोगे तो पता चलेगा कितना लिख पा रहे हो। कम समय में कम शब्दों में लिखना है कुछ, है ना। एकदम बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। उसके लिए जरूरी कि हम पूरे पहले सिलेबस को पढ़ के समझिए, अच्छे से कंठस्थ भी करें और एक अपनी समझ विकसित करें। ये सब पॉइंट्स मैंने नहीं लिखवाया आप लोग को, लगभग इस तरीके से होंगे, लेकिन एजिटिजे नहीं होंगे, है तो जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें अलग होती है, जब सोचते हैं तो कुछ चीज़ें और अपने हिसाब से निकल करके सामने आती है, तो सोचना जरूरी है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपका कि मानव जीवन में नैतिकता किस तरीके से हमें जो है प्रोन्नत करती है। सेकंड पार्ट है आपका लोक प्रशासन में आपके जो है लोक प्रशासन में लोक प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब नैतिकता जो है लोक प्रशासन में और ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये पूछा हुआ है। अधिक महत्वपूर्ण क्यों, आगे बस समझ में। तो लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लोक प्रशासन, जो आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हो तो किसके लिए बन रहे हो, तो लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट भी है, एक तो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे शासन प्रशासन चलाने के लिए नियम सिद्धांतों इन सब का अध्ययन करते हैं, है ना। क्या बेस्ट नियम रूल्स हो सकते, बेस्ट सिद्धांत क्या हो सकते हैं प्रशासन को चलाने के लिए, अच्छा चलाने के लिए, एक सब्जेक्ट के रूप में भी है। और लोक प्रशासन आपका जो है, लोक प्रशासन, लोक का मतलब लोगों से है, प्रशासन का मतलब क्या होता है, सरकार नहीं होती, सरकार तो एक अलग है। सरकार का एक सरकार बड़ा गोला हो जाएगा, गवर्नमेंट एक बड़ा गोला हो गया, फिर इसमें कई सारे प्रशासन आते हैं, आर्थिक प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, तो कई सारे प्रशासन आ जाएंगे, समझ गए। तो प्रशासन सरकार का एक हिस्सा है, छोटा सा भाग है। आर्थिक प्रशासन, पुलिस प्रशासन। तो प्रशासन का मतलब सिंपल सा होता है कि आपका जो है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी उद्देश्य या निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ लोगों के द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ लोगों के द्वारा किया गया सामूहिक, यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, सामूहिक प्रयास, है ना। प्रशासन अकेले तो होगा नहीं, दो या दो से अधिक लोग मिल करके क्या करते हैं, घर में भी प्रशासन चलता है ना।
अब अकेला ही चला रहा है प्रशासन तो तानाशाह हो जाएगा फिर वो, है ना। उसकी मर्जी चल रही है, उठ पड़े तो उठ गए, बैठ पड़े तो फिर वो तानाशाह प्रशासन हो गया। लेकिन लोक प्रशासन का मतलब जनता के साथ मिलजुल करके जनता के लिए किए जाने वाला प्रशासन हो जाएगा। तो घर में सभी की मर्जी से काम चलता है तो वहाँ पे लोक प्रशासन कहलाएगा। तो सामूहिक प्रयास वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कोई भी उद्देश्य, तो उद्देश्य आपका घर का उद्देश्य क्या होता है, घर में भी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित चलते रहे, शांति स्थापित रहे, और घर में जो भी हमारे पूरे कार्य है वह, तो घर में शांति रहेगी तो जीवन शांत रहता है ना। इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते, लेकिन घर में शांति तभी आप जाके अच्छे से हर काम बाहर भी कर सकते हो, जीवन में तरक्की कर पाओगे। जैसे घर में शांति नहीं है, हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे तो वो फिर उसी में ज़िंदगी भर उलझे रहेंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की जीवन में नहीं कर पाते। तो सामूहिक प्रयास किसी निश्चित उद्देश्य, तो लोक प्रशासन का मतलब हो गया कि जनता का हित। यहाँ पे लोक, जो लोक प्रशासन का मतलब क्या हो गया, लोक मतलब जनता के लिए किया जाने वाला प्रशासन। तो जनता के लिए उद्देश्य क्या होता है, जनता का सर्वांगीण विकास, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी आप लोग बनोगे प्रशासन, नेता लोग भी प्रशासन का ही भाग है। तो सरकार और जितने भी अधिकारी, चपरासी से लेकर के सचिव तक, है ना। देश का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी कौन होता है, कौन सा सेक्रेटरी, मुख्य सचिव नहीं, कैबिनेट सचिव, समझ गए। मुख्य सचिव राज्य का होता है जो सीएम के साथ रहेगा, और जो आपका सेंट्रल लेवल या पूरे भारत की बात करें तो कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है, समझ गए जो। तो यहाँ पर आपके चपरासी से लेके कैबिनेट सचिव तक जितने भी चीजें हैं वह किसका भाग हो गई, लोक प्रशासन का भाग हो गई। आगे बस समझ में। तो लोक प्रशासन क्या हो गया, जितने भी हमारे, और इसमें आज की डेट में सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट वाले भाग ही नहीं आते, प्राइवेट सेक्टर की चीजें भी आ जाती है जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व होता है। वो भी सरकार, जैसे एनजीओ है जिसको गवर्नमेंट का फंड जाता है, वो भी लोक प्रशासन का भाग हो गया। आई ना बस समझ में, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा, आपके जनता के टैक्स का पैसा वहां पर भी लग रहा है, तो वो भी जनता के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। एनजीओ वगैरह भी जो जितने भी संगठन से, कहने का मतलब लोक प्रशासन में वे सभी संस्थाएं जाती है जहाँ पे जनता का पैसा लगा रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा फंड मिलता है, वो सभी लोक प्रशासन का भाग हो जाते हैं। तो लोक प्रशासन क्या है, समझ में आया। तो वह प्रशासन जो लोगों के हित के लिए, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए, कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, वो सभी लोक प्रशासन में आ जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि उनमें नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। डेफिनेटली महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर पूरे 100, भारत की बात करें तो 150 करोड़ जनता का भविष्य किस पर निर्भर करेगा, लोक प्रशासन पर निर्भर करेगा। यदि आप नैतिक नहीं है तो आप अकेले के साथ साथ कितने लोगों का जीवन खराब करेंगे, और यदि आप नैतिक होकर के अपना जिम्मेदारी करते हैं तो कितने लोगों का जीवन संवार लेंगे। आई ना बस समझ में। तो इसीलिए व्यक्तिगत रूप से भले ही यदि आप थोड़ा बहुत अनैतिक है तो अपना ही नुकसान करोगे, ज़्यादा नुकसान समाज का नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई लोक प्रशासनिक अधिकारी नैतिकता का पालन नहीं करता है तो वह पूरे जनता, है ना, भारत में आज भी करप्शन इतना ज़्यादा है, तो जो फायदा जनता को मिलना चाहिए उतना, तो आज हमारे पास इतने संसाधन है, इतने सब चीज़ें हैं कि अमेरिका से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं हम, लेकिन करप्शन इतना ज़्यादा है, हर व्यक्ति इतना ज़्यादा करप्ट है, अपने अपने लिए ही सोचता है ना। सिर्फ 5% होंगे जो ठीक ठाक नैतिक रूप से काम करते हैं, 95% सिर्फ नेता हो चाहे अधिकारी हो, सिर्फ अपने और अपने लिए ही काम करते हैं, राइट। कई कारण है करप्ट होने के, एक तो समाज ने, मैंने कहा, स्वीकृत कर दिया। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी कि समाज उसको एक्सेप्ट ना करे। जहाँ पता चला कि अधिकारी आपके पड़ोस में रहने वाला करप्शन कर रहा है, उसको बहिष्कार करने स्टार्ट कर दो, उनके घर वालों से कोई बात ही मत करो। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उन नेताओं को भाव मत दो जिसको कि, आ रही ना बस समझ में।
लेकिन हम क्या करते उल्टा, हमारा कुछ काम है हम भी लेके चले जाते, सर हमारा भी काम करवा दो, है कि नहीं। तो ये चीजें, तो इसलिए करप्शन हमारे समाज से खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज ने एक्सेप्ट कर रखा है। जिस दिन सामाजिक बहिष्कार नहीं मिलेगा, सोनवानी पोनवानी क्या था वो, कौन ना, सोनवानी क्या नाम है, हाँ हाँ, तो अभी सीजीपीएससी का जो पिछला अध्यक्ष था उसके ऊपर केस चल रहा है, सब सबको भर डाला 8 10 15, अब बेचारे रात भर दिन मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य क्या हो गया, चौपट हो गया, है ना। उन्होंने सब अपने रिश्तेदारों को भर दिया वहां पे, तो वो लग रहा है तुम लोग तो, लेकिन ऐसा हर हर जगह हो रहा है। जब हम पे आती तो लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जनता नहीं समझती है, और जो पढ़े लिखे लोग समझते तो है लेकिन करते कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि हाँ, हर कोई चाहता है करप्ट में, ठीक है, क्योंकि कई सारी, एनीवे तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना कैसे समझ में आ गया कि हाँ, मतलब ये है कि लोक प्रशासन में नैतिकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक प्रशासन का सीधा संबंध संपूर्ण जनता से होता है। पहली बात तो क्या होगा, संपूर्ण जनता से होता है। यदि लोक प्रशासनिक अधिकारी नैतिक है तो संपूर्ण जनता के विकास में उसका क्या होगा, पूरा योगदान होगा, है कि नहीं। समाज की जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान अच्छे से होगा, है ना। समाज क्या रहेगा आपके, जो है शांति, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे पुलिस है ना, और ज्यादा अपनी ईमानदारी से काम करे तो आज हम क्या होता है, पुलिस के आते ही डर लगने लग जाता है कि पता नहीं किस बात के लिए परेशान करेंगे, है ना। मतलब मुझ जैसा इंसान भी डर जाता है, ठीक है। पुलिस को देखता हूँ गाड़ी रोकता है तो अरे यार फिर ये लोग, मतलब अब आदमी डॉक्यूमेंट लेके सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद उनको कमी निकालनी, 500 1000 का पत्ता चाहिए तो कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। अब कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ जानबूझ के परेशान करने के। आपको डॉक्यूमेंट्स, अभी ये डॉक्यूमेंट्स है, अब नहीं तो पॉल्यूशन पूछ लेंगे, या तो लिख दो कि बिना पॉल्यूशन के कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, वो भी लेके चलेंगे। एक ऐसे यहाँ पे पकड़ लिया एक दिन मेरे को, या बस स्टैंड के, पुराने बस स्टैंड के पास रोका, तो मैं शायद फोन किसी का है तो फोन में बात करते चला रहा था, मुझे लगा फोन के लिए रोका होगा। यहाँ वैसे फोन के लिए रोकते नहीं है, दिल्ली जयपुर में रोकते हैं। तो रोका, मैंने साइड किया, बेल्ट नहीं लगाया, तो बोला बेल्ट नहीं लगाया वो। तो मतलब यार पिछले 7 साल से बिलासपुर में गाड़ी चलाए, आज तक बिना बेल्ट के लिए किसी ने रोका ही नहीं है मेरे को। और जनरली मैं लगाता भी हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी दिल्ली और जयपुर में चलाने की आदत, वहाँ बिना बेल्ट के चलाते नहीं हम लोग, तो आदत है मेरी। लेकिन उस दिन जैसी गाड़ी मैंने उधर टर्न की, एक फ़ोन आ गया तो फ़ोन में बात करते करते भूल गया, थोड़ा सा लगाता हूँ बस। आज थोड़ा सा अभी शहर के अंदर ही हूँ, हाईवे वगैरह चलाता हूँ, हमेशा बेल्ट लगा के चलाता हूँ, ठीक है। तो नहीं नहीं बेल्ट नहीं लगाता हूँ सर। बाकी लोग भी देख लो, जा रहे गाड़ी, बहुत सारे लोग, उनको भी रोको जाके, गुस्सा हो गया मेरे पे, ठीक है, कि हमें मत सिखाओ। तो मैंने कहा जब बेल्ट नहीं लगाया रोक रहे तो सबको रोको जा रहे, जितने जा बिना बेल्ट वाले, मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो। तो मैं समझ गया कि वो बात बढ़ेगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको करके। नहीं नहीं चलान कटेगा, मतलब 2 मिनट रुको तो सही। वो प्यार से बात कर रहा था कि ऐसा वैसा अगली बार से नहीं कर, मैं प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगली बार से नहीं होगा, ध्यान रखूंगा, ठीक है, इतनी बड़ी गलती नहीं है, ऐसा वैसा करके। लेकिन वो अड़ा था कि चालान काटने के लिए, तो काट दिया उसने, गाड़ी नंबर लो, चाबी भी लेकर के। तो मैं, अब मेरा फ्रेंड है, उसको फ़ोन किया मैंने, यार देख, ठीक है। तो उसने यहाँ के एसपी को किया होगा, एसपी ने यहाँ का जो इधर का इंचार्ज किया होगा, तो 5 10 मिनट लग गए। तो तब तक वो चालान काट के, मैंने 500 रुपये दे दिए थे उसको। तो मैंने सर थोड़ी देर रुक जाओ, तो घर वापस घर आके देना पड़ जाएगा आपको 500 मेरे को। तो नहीं माना, बोल अपने ईगो में था। तो ठीक है, हुआ भाई कि थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, तो जो इंचार्ज था उसका फ़ोन आया कि सर आप कहाँ निकल गए, मतलब दूर आ गया, वहाँ घर आके वापस कर देना 500, ठीक है। ठीक है, तो बाद में वो चालान वालान कैंसिल करके, सर वापस आएंगे तो ले लीजिएगा करके फ़ोन करके बोलता है। तो मतलब यार तुमको वेट कर रहे हैं, बोल रहा हूँ, तुम अपना ही लगा रहे हो। तो इस तरीके से गुस्सा भी हुआ मेरे पे कि हम अपना काम आप ईमानदारी से नहीं कर रहे, ईमानदारी से करते मैं 500 दे के चला जाता ना। मेरे ही रोके 10 लोग जा रहे हैं, तो नियम में सबके लिए रोको तुम भाई, मैं तुमको 500 देने मेरे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सबके लिए करो तो सही। तो कहने का मतलब यही है
कि नैतिकता यदि लोक प्रशासनिक अधिकारी में है तो पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र का क्या होगा, आपका जो है डेफिनेटली तरक्की होगी, उन्नति होगी। इसलिए उसके लिए लोक प्रशासनिक अधिकारी के लिए नैतिकता और ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। एक पर्सन के रूप में तो हमारा ही तरक्की होगी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यदि नैतिक है तो पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का क्या होगा, आपका तरक्की होगी। आगे बस समझ में। तो यहाँ वाले जो प्रोन्नति वर्ड है उसको यहाँ पे डाल देना, पूरे देश के साथ जोड़ देना, राष्ट्र के साथ जोड़ देना, तो ये इसका आंसर है। तो इजी है क्वेश्चन। कितना बज गया मेरी क्लास, दूसरी क्लास में भी, ठीक। आगे बस समझ में। उसके अलावा क्या करेंगे तुम लोग, कल इसको फिर से एक बार पूरा देख के आओ, कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर आएगा सोच के आओ, और जो कठिन क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप नहीं लिख पाओगे उसको डिस्कस करेंगे। समझ गए ना। जितने भी क्वेश्चंस है एक बार पूरा नज़र मार के खुद से आना है, और उसमें जो टफ क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा सबको कर लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा टफ होगा उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है 21, 22, 23 के क्वेश्चन नहीं है, तो ये जोड़ करके लाना कल। 21, 22 और 23 में इस टॉपिक से, टॉपिक 1 से कौन से क्वेश्चन आए हुए निकाल लोगे ना। अब पेपर घास निकालोगे, गूगल में जाके मारना यूपीएससी जीएस पेपर 4 एथिक्स पीडीएफ 2021 मारोगे तो 21 का आ जाएगा, 22 मारोगे तो 22। इस 21 में देखना कि टॉपिक 1 से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, वो भी निकाल के लाना कल, सबकी जिम्मेदारी है। आगे बस समझ में। तो ये काम करना है, फिर उसमें कौन सा टफ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और बाकी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो, टेस्ट दे।